अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। दो मेरे साथ तज्जिया नगार, तबसरा नगार हैं। एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। तो मैं पता करूंगा दोनों को। सलाम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पाकिस्तान, सबसे पहले तो हम अफसोसनाक खबर से बात शुरू करेंगे। गवादर डूब गया, आफतजदा करार दे दिया, सैलाब ही सैलाब, बस्तियां डूब गई। बासर साहब, आपने पूरा पाकिस्तान देखा है, क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। बासर साहब, आप आगाज कीजिए, फिर मैं मुनीर साहब के पास चला जाऊंगा। किसकी नाअहली है, कहां से कोताही है, कहां से आजमाइश है, और बताइएगा जी बासर साहब। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि ये जो कोताही है ये को आज की नहीं है, ये पीछे ये मुहित है पिछले 75 साल पे। ठीक। ठीक है ना। अब जो ये कोताहियां कर चुके हैं, इनके साथ अब जो है इनकी फिरका परस्ती की वजह से और या इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल की वजह से लगता है कुदरत भी जो है वो गुस्से में आ गई है। जी। और अब जो है मौसम की पहले सैलाब जो है ये मार्च के बाद आया करते थे, अप्रैल में के करीब जाके। अब देखें ये अब फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में ही आज ही उन्होंने पेशगोई की है कि एक दूसरा स्पेल जो है आ रहा है 5 मार्च को, जिसमें जी। बहुत सख्त बारिशें होंगी, ओले पड़ेंगे और बर्फबारी भी होगी। और उन्होंने जो एनडीएमए वाले हैं उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो बाहर ना निकले, ना ही जो सयाह हैं बाहर निकले, और ना ही लोग जो हैं बाहर सफर के लिए। तो ये जो है ये हालात की खराबी, इसके दो तीन पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि शुरू से जो है ये हमारे हम किसी एक गवर्नेंस सिस्टम पे राजी नहीं हुए। पाकिस्तान अच्छा। को तजर्बा का बना दिया गया। पहले सन 53 में मार्शल जो है मार्शल लॉ जो है वो पार्सल तौर पे लगा गया। जब उन्होंने देखा कि लोग इससे सहम जाते हैं तो फिर उन्होंने मुकम्मल मार्शल लॉ 58 में लगा दिया। और उसके बाद जो है फिर हुकूमत में ऐसी शामिल हुई ये जो आर्मी है या ये पावर प्ले वाले जो थे, और इनके साथ ये जागीरदार भी मिल गए और इंडस्ट्रियलिस्ट भी मिल गए। और ये आपस में जो है वो उधर से पहले सिविल गवर्नमेंट में शामिल होते थे, जब मार्शल लॉ लगती है तो उनकी शूरा में शामिल हो जाते थे। तो जी। इन्होंने इस मुल्क का कुछ बनने नहीं दिया है। कर्ज पे कर्ज चढ़ा के सिर्फ अयूब खां के ज़माने में थोड़ी सी जो तरक्की हुई, जिसमें डैम शैम बन गई या स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन गई, तो उसका कुछ मुल्क जो है इसलिए इकोनॉमी इतनी देर निकाल गया। वरना मैं जो आपकी तरफ हालात। आता हूं, अभी इसी हाँ प्रोग्राम जी। को यहीं से बात शुरू करेंगे। मुनीर जी जी। साहब, नॉर्दर्न एरिया में बर्फबारी, तूफान, वहां भी सयाहों का निकलना मना, ग्वादर डूब गया। अभी बलोचिस्तान के वजीर आला बोल रहे थे कि हम सिंध की तरह इसको बना देंगे। सिंध में कौन सी नहरें बह रही हैं कि वो बलोचिस्तान को बनाना चाहते हैं, वो कि वो पीपल्स पार्टी वाले हैं। बताइएगा, ग्वादर आफत ज़दा है जी मुनीर साहब। ग्वादर वो तो वैसे ही आ गया अल्लाह की तरफ से, बारिश वगैरह। ये तो पहले ही चाह रहे थे। ऑडिट पैरा लगा हुआ 2.48 मिलियन ये खा गए हैं उधर से डॉलर। ग्वादर पे जो लगना था सी पैक का। अब एनडी वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, पहले एक इधर हाजर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल होते थे, वो खा के चले गए 15 अरब। वो उसको पता था कि मेरे साथ मिला हुआ है असद उमर, तो मुझे कुछ नहीं होएगा। असद उमर को ये पता था कि ये हाजर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल है तो कुछ नहीं होएगा। वो बड़ी मुश्किल से उस वक़्त क्या कहते हैं फाइल जो है ना दबाई। अब नहीं, ये जो लगा ना ऑडिट पैरा समझते हैं, ये जो इन्होंने कपले किए हुए होते हैं, वो 2 साल से 2.48 मिलियन डॉलर उधर गायब है ग्वादर पे ऊपर। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं हुई। ये जो आई है, अगर तूफान दुनिया में आते नहीं है तो ये है भी 25 मीटर समुंदर से ऊंचा है ग्वादर सिटी। वहां पानी अच्छा। खड़ा हो गया तो क्यों हो गया भाई। यहाँ आप जर्मनी में देखते हैं जगह जगह इतनी बारिश होती, क्योंकि वो ऊंचे नीचे शहर है तो निकल जाता है फौरन। वहां पे तो करप्शन, ये सरफराज बुगटी, ये सरफराज जो है चीफ मिनिस्टर बना, आप ये देखे पहले भी इसमें था करप्शन में इन्वॉल्व। फिर ये इंटीरियर मिनिस्टर लग गया, फिर ये रिजाइन करके तो पीपल पार्टी की तरफ से लग गया। उन्हीं का बड़े घर वालों का बंदा है ये। इनको कौन अच्छा। पकड़ेगा। ऑडिटर तो ज्यादा करप्शन वोचर से ही पकड़ सकते हैं ना।
जो मौके पे जाके किसने रेक्टिफिकेशनें करनी होती हैं। हो सकता करप्शन ना हो, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई उसके फाइलों के एविडेंस नहीं दी, कोई बैकअप नहीं दिया कि ये गया तो गया किधर। 2.48 मिलियन डॉलर खा गए वो। शुक्र खा है गए कि ऐसे पे बात है, क्योंकि हमारे करप्शन की वजह से अदारे बदनाम हैं और अदारे खोखले हो चुके हैं, जिसका हम रिजल्ट देख रहे हैं। बस साहब, असम्बली बन चुकी है, इंतखाबात करवा दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने या सुप्रीम कोर्ट ने या स्टैब्लिशमेंट ने। हमने कल कल देखा, महमूद अचकजई भी बोले हैं और दूसरे भी बोल रहे हैं, कुछ सीटों पे भी झगड़ा हो रहा है। अब बताइएगा कि जो कौमी असम्बली का अब तक की जो कार्रवाई है, इसके मुतल्लिक थोड़ी सी खबर दीजिएगा और उसके ऊपर छोटा सा तबसरा करें, फिर मैं मनीर जावेद साहब के पास चलूंगा। जी बादशाह साहब। हाँ जी, ये जो असेंबली की कार्रवाई कल हुई है उसमें महमूद अचक साहब ने जो तकरीर की है उसका उनको बेनिफिट हो गया है। बेनिफिट ये हो अच्छा, गया है कि उनको पीटीआई ने सदर के तौर पे उम्मीदवार अपना मुकर्रर कर दिया है। और ठीक महमूद अचकजई जो है वो उसको जो है उसने ये तकरीर की। और चूंकि आपको पता है कि असेंबली के फ्लोर पे जो जिस तरह मर्जी कोई बात कर दे उसकी पकड़ नहीं होती है, क्योंकि हम्म, उसको बतौर गवाही के पेश नहीं किया जा सकता। ठीक वो वहां से अगर कोई करे भी तो वो स्पीकर जो है उसको पंच कर सकता है। तो जहां ठीक तक मेरा ये इस अगर थोड़ी सी बात ये होगी कि ये असेंबली जो है इसकी जो हैयत अभी बनी है जी इसमें 112 जिम्मेदार हैं, जागीरदार ठीक 83 के ठीक करीब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 16-17 जो है वकील हैं, और जी बाकी जो है मुख्तलिफ 4 डॉक्टर हैं, कुछ थोड़े से 20-25 यंग लोग हैं, लेकिन वो भी बड़े ग्राउंड में। और दूसरी बात आप देखें कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये असूली ठीक तौर पे तो मखसूस नशिस्तें जो हैं ये वर्कर्स को मिलनी चाहिए, लेकिन आपने ठीक देखा कि उनकी औरतें ये भी सारी जागीरदारों की जो मेंबरान होते हैं उनकी रिश्तेदार होती हैं, उनको ही वहाँ मखसूस नशिस्तों में लाया जाता है। इसलिए मेरा जो ज़ाती तजरिया है कि इस असम्बली ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना, इस मुल्क के कुछ लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि आईएमएफ का मुतालबा अभी जो है वो ये है कि जो इंडस्ट्री में सोशल सिक्योरिटी का जो हिस्सा डालता है इंडस्ट्री वाला उसके ऊपर भी टैक्स लगाएं। और उनका पहला मुतालबा वो ये है कि जी जो ये जो है जरी आमदनी जो इस पे भी टैक्स लगाएं, लेकिन ये अभी तक नहीं किया। और वो चूंकि इंडस्ट्रियल वाले भी 83 इंडस्ट्री वाले हैं, 112 में इन्होंने ये कानून पास नहीं होने देना, और ये अच्छा, पास अब मैं नहीं चलता हूँ होने मनीर साहब की देना। तरफ। हाँ, गो के एक एक पॉइंट जहरी सिर्फ, एक पॉइंट जी सिर्फ, जी ये जी जी इन्होंने पास नहीं होने देने, इनको ने बल्कि ये अब कहना है कि जो ये कौमी बचत स्कीम में और दूसरे डाकखाने में जो लोगों की पेंशनें जो पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर वो मुनाफा लेते हैं, जी अब उनको ये काबू करने के चक्कर में है। तो ये जो है इसी ये पॉइंट को कल, हाँ जी, बहुत अब आ वो गया है। पॉइंट आपका मनीर हाँ, साहब। महमूद अचकजई ने 3 पॉइंट दिए। गो के कोई ऐसी चीज नहीं है, उन्होंने यही कहा कि जमहूरियत का बोलबाला होना चाहिए और स्टैब्लिशमेंट को अपने बैक फुट पे चला जाना चाहिए। बहुत सारे तबसरा नगार, मजहर अब्बास भी बीच में शामिल है, कह रहे हैं कि कोई काबिल एतराज बात नहीं है। किस तरह देखते हैं इस तकरीर को, इस खिताब को, और कौमी असम्बली के बारे में बताइएगा जी मनीर साहब। वो तो बड़ा पहले बैठा हुआ था, उन्होंने आके जनाब बोल दिया। चलो उनके हिस्से में होना तो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक इज्जत का तो मकाम है, उसने मुकाबला करेगा, लेकिन बड़ा क्लोज मुकाबला होएगा। तो अच्छा अभी एमकेएम भी नहीं मानी, और भी बलूचिस्तान में भी कुछ मसले मसाइल हैं। गो के वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट सेक्टर कमांडर ने घेर के बंदे रखे हुए हैं, उनसे स्टाम ले रहा है, कुरान ले रहा है। वो 65 तो वोट है वहाँ पे, तो वो खरीदे भी जा सकते हैं। जरदारी साहब तो था ना, साहिब हैसियत है, वो तो खरीद भी सकते हैं, चाहे तो ठीक 65 के 65 बंदे वो खरीद लेंगे। तो ठीक बाकी रहा ये जो इन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 76 सालों में तो ये रोक ना सके, शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। जब सिकंदर मिर्जा ने किया था बीच में इन्वॉल्वमेंट, लोग उस वक्त भी बोल रहे थे। आप जाके देख लें, रिकॉर्ड चलता आ रहा है। बस इस तरह ना उन्होंने मानना, तो ना इधर से हमारी तरफ से कुछ होएगा। बोल दिया, चलो बोल दिया, इस तरह ही अ- चलता है। ठीक। बादशाह साहब, खैबर पख्तूनख्वा
दबंग बयान दिया है अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो क्योंकि आवाज तो उनकी बैठी रहती थी कल, लेकिन बड़ा गर्जने में हैरान हूं कि क्या उन्होंने गले का किया। बात तो उन्होंने ठीक की कि जिनके ऊपर मुकदमात नहीं है तो उनको रहा किया जाए, और उन्होंने कुछ कहा कि तस्वीर हम लगाएंगे उसके ऊपर शेम शेम कहेंगे। किस तरह देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को आने वाले दिनों में, और हमारे हमसाए में पता हालात कैसे हैं, और टेररिस्ट है, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस जो इंतखाब को किस तरह देख रही है जी। बात यह है कि जब आदमी किसी ओहदे पे फायज हो जाता है उसको बड़ी सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि जी लोग ये सोचते हैं कि इनकी अकल अब वो जो है उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की हैं कि जी मैं वो जब करप्शन ख़त्म करूंगा, मैं वेलफेयर करूंगा, मैं इसको बेहतरीन सूबा बनाऊंगा। लेकिन ये जो उन्होंने बात की कि जी FIR जो है ये इनको आप फौरी तौर पे ड्यूटी जिनके सबूत नहीं है उनको ख़त्म करें 1 हफ्ते जी। के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि उसको अच्छा पता होना चाहिए, एक वजीर आला को उसको चाहिए था कि वो पहले किसी कानूनी लोगों से मशवरा कर लेता, उसके बाद वो बयान देता। उसकी अच्छा वजह ये है कि ये जो है FIR पुलिस एक दफा दर्ज कर ले वो नहीं खत्म कर सकती। वो अच्छा इस तौर पे होती है कि वो तफ्तीशी अफसर जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा दे, तफ्तीश कर दे, उसके ऊपर वो नोट लिख के दे दे कि जी इसके ये जो है ये इस काबिल अमल नहीं है, इसको खारिज किया जाए। तो वो फिर उस अदालत में जाएगी जहाँ का वो केस होता है, उस जी अदालत में जाके वो जज उसके ऊपर फिर फैसला लिखता है कि जी हाँ इसको ख़त्म कर दें। क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो जो है वो बेशक जो भी इन्होंने पहले उसके खैबर पख्तूनख्वा में इसकी कुछ की थी तो थी, लेकिन असल बात यह है कि वहाँ वो पुलिस वाले वही करते रहे हैं जो उनको ऊपर से आर्डर मिलते रहे हैं। ठीक। अगरचे कानून में लिखा है कि गैर कानूनी अहकाम ना माने, लेकिन जी असल मसला ये है कि ये वहाँ होता है जहाँ शुरू से लेके ऊपर तक इंसाफ पे मबनी मुआशरा हो। लेकिन जहाँ ये पता ठीक हो कि अगर एक ईमानदार बंदा आर्डर नहीं मानेगा तो उसका कैरियर खराब हो जाएगा, इसलिए ठीक। पुलिस वाले भी जो है उन्होंने खुद तो नहीं कुछ भी किया होगा, वहाँ बैठे हुए बड़े बड़े जिस तरह मुनीर साहब कोर कमांडर ये वो सारी, वहाँ तो वैसे ही सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं ये इन्होंने एक गैर ज़रूरी बयान दिया है। उनको चाहिए था कि खुद चुप करके एक कमेटी बना देते और उनकी FIR जो है उनको देख लेते, जिनमें नहीं कोई सबूत थे उनके ऊपर नोट लिखवाते तफ्तीशियों के और अदालत से उनको बरी करवा लेते। ये इससे ये तासर जा रहा है कि जो मरकज़ है और जो सूबा है इनमें जो है मुफाहमत नहीं होगी, और इसमें जो है ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले जाएंगे, जो कि नहीं होना ठीक। चाहिए। ठीक। यहीं से मनीर साहब, सियासी बयान भी होते हैं, सियासी तकारीर भी होती हैं, सियासी कैदी भी होते हैं। बादशाह साहब कहते हैं कि अदालत के जरिए मामला हल किया जाए, लेकिन सियासी कैदियों को बाज हुकूमतें छोड़ भी देती हैं। क्या रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि आप कानून को भी जानते हैं, बताइएगा। कल नहीं का जो वो उनका तो खिताब है, सियासी खिताब कहना चाहिए, क्योंकि हर कोई आता है जब तो उसने अपने जिनसे वोट लिए हैं उनको तो खुश करना होता ना। जी मुनीर साहब। पहली बात तो ये है कि ये कभी भी जो है ना वहाँ पे सुकून से नहीं रहेंगे। अच्छा उनका बयानिया ये था एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी गवर्नमेंट। वो ऊपर ऊपर से सियासी बयान चल रहे हैं, नहीं तो हम्म। गवर्नर राज लगा देंगे वो अगर ये तंग करेंगे। दूसरा अच्छा जो आप पुलिस की इसमें देखें ना कितनी सर्जनश होनी चाहिए। हालांकि वो चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब अच्छा काम कर रहे हैं कि जो बंदे गिरफ्तार हैं उनके चालान अगर बने वो हैं बीच में इन्वॉल्व, 9 9 10 10 माह हो गए हैं, मई के ये पकड़े हुए हैं, तो वो उनके चालान ही नहीं पेश कर रहे। यहाँ अच्छा पे तो आमतौर पे जज चाहे तो उसको वैसे ही बड़ा कुछ कर सकता है, लेकिन चल रहा है बस इसी तरह ही। वो सेक्टर कमांडर सर पे बैठे हुए हैं तो किसी की जरूरत नहीं। क्या DC इस्लामाबाद को 1 घंटे के लिए भी कुछ सजा मिली है? तो यहाँ पे इसी तरह ही होता है। वो उसका ये कहना था कि जिनके पास कोई सबूत नहीं, जो नाजायज पकड़े हुए हैं, कितने ही नाजायज भी पकड़े हुए हैं ना। जी बहुत सिंपल ये होता है कि DSP इंक्वायरी करता है और इलाके का मजिस्ट्रेट वो बरी कर देता है। उसको FIR इंक्वेशमेंट कहते हैं। कोई जज जुजो, ये भी जज ही होता है जो दफा 30 का मजिस्ट्रेट होता है। उनको 3 4 5 6 थाने दिए हुए होते हैं। लाहौर में तो 3 3 थाने हैं, जो अगर दूसरे इलाके वहाँ किसी में कम होगा।
किसी में ज़्यादा। लेकिन जो फाइलें ही है हो ही कुछ नहीं। को पीटीआई का झंडा पकड़ा तो चलो जी अंदर। तो वहां से वो पुलिस क्या चालान पेश करेगी। तो ये कहना चाह रहा था, तो पुलिस ही जाके कहे ना कि कोई एविडेंस नहीं मिले, इस बंदे को छोड़े। अब वहाँ एक एक बंदे के पीछे गवर्नमेंट ये लगी रहेगी। फिर तो इसने हेल्थ कार्ड बना लिया, लंगर खाने खोल लिए। आज मैं कहीं देख रहा था, कोई लंगर खाने का अफ्ताह भी कर दिया इसने। अच्छा अच्छा, ये मुनीर साहब यहीं से शुरू कर कीजिए, तो क्यों पर राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर मैं बादशाह साहब से लूंगा। जो दूल्हा बन गए हैं वो फजल रहमान है, हार के भी जीत गए। तो कल जफ्फियां डाल रहे थे नवाज शरीफ साहब के साथ, तो एक हारा हुआ खिलाड़ी जब जीत जाए, क्या मकसद था उनका? कभी इमरान खान की तरफ, कभी आसफ जरदारी, कभी नवाज शरीफ के साथ। सुनने में आया कि एक ही वजारत पे वो मान गए हैं। हाँ जी मुनीर साहब। नहीं, उन्होंने तो पहले कहा था, सदर आपने मुझे लारा लगाई रखा, मैंने तुझे जेल से निकलवाया। वो सारी आ गई उसमें। मुर्तजा सोलंकी साहब ने भी बयान कर दिया। अब वो कहते चलो गवर्नरशिप तो मुझे दे दो, इसका समधी है गवर्नर हाजी गुलाम अली, जी उसी को रहने दो। लेकिन चेंज हो रहा है, आपस में वो कुंडी को ला रहे हैं ना। कुंडी गवर्नरशिप नहीं मिल रही ना, वो तो उन्होंने बांट बूट लाई, इसको बेचारे को कुछ भी नहीं। एक मिनिस्ट्री दे रहे हैं। तो ये कहता है कि यार और दे भी क्या, 4 तो सीटें हैं। और इनमें से एक तो वो बड़े घर वालों ने जिताया ना, उसको जो था पीटीआई से टूट के गया हुआ था पेशावर में। तो मिल जाएगी एक आधी मिनिस्ट्री, लेकिन अच्छी अच्छी तो ये आपस में ही बांट रहे हैं ना। तो इनका तो ठीक प्रोग्राम ठीक। शहबाज शरीफ का था, ये माल भी बनाता है और तंग भी करता है। तो इसको दूर अच्छा दूर रखो। अब उसने मैन पावर तो इसके पास है ना, मदरसे के बच्चे। तो ले लेगा, 2 मिनिस्ट्रियां मिलेंगी, खुश हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सला। और इसको वैसे ही ऐसे पीएम कह के तो इसको भी गाड़ी शाड़ी दे देंगे, वरना इसके पास अपना माल बड़ा। और जिस कोठी में रहता वो सेनेटर तलहा की है, तो वो ही इसका ख्याल रखता, वो ही इसकी एटीएम है, उनका ये भी जी। ख्याल रखते हैं। हाँ जी तो बादशाह साहब, इनको यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, तो काम 0/0। क्या देख रहे हैं जो दूल्हे मियाँ है फजल रहमान बने हुए हैं, तो क्या देख रहे हैं इनके बारे में? कश्मीर इनको जनाब बड़ा ये जो है ना, ये आपको पता है कि ये बहुत घाक किस्म के आदमी हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और जुबान के बड़े मीठे हैं। अच्छा जहां इनको जरूरत होती, इसलिए इन्होंने अपना हिस्सा कामयाब ना हो के भी ले लेना है। जी इनको ये कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप तो दोबारा भी मिल सकती है। उसमें अच्छा। आपको आराम से गाड़ी शाड़ी हर चीज मिल जाती है और काम भी कोई नहीं करना होता। जहां तक कश्मीर का तल्लक है, अब हमारी कमेटियां जितनी मर्जी बन जाएं, जितने मर्जी चेयरमैन बन जाएं, जो इंडिया ने काम 2021 में 19 में दिखा दिया वो दिखा दिया। उसने उसको जी अपने साथ मैक्स कर लिया, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ना जी तो आपकी हमायत सिक्योरिटी काउंसिल कर रही है, ना आपकी हमायत कर रही है, और ना ही आपकी हमायत जो है ये आपके इस्लामी जो OIC है वो कर रही है। क्योंकि जी अगर वो हमायत करते होते तो उनको वहां बुतखाने बनाने की इजाजत ना देते सऊदी दुबई में और इधर उधर। तो जी इसलिए इन चीजों के अलावा जो है फजल रहमान साहब जो है वो अपना बना लेंगे। और वो इसलिए भी नवाज शरीफ से राजी हो गए, उनको पता है कि मैं अगर थोड़ा सा इनको ब्लैकमेल कर चुका हूं, मैं अगर मैं इमरान खान के साथ PTI के साथ जाता हूं तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो अच्छा अपोजिशन है, वो हुकूमत तो नहीं है ना। इसलिए ये इन्होंने एक छोटी सी झलकी उनको दिखाई थी कि मैं उसके साथ अपनी मैन पावर जो है मदरसों की उसको सड़कों पे ले आऊंगा। तो वो ठीक। जो है फौरी तौर पे जो है नवाज शरीफ साहब पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह खौफ करो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उनके साथ कंप्रोमाइज हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लत। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त लंबा हो गया, राणा साहब कुछ गुफ्तगू सुन चुके हैं हमारे दो तबसरा नगारों की? सुन रहा हूँ पाकिस्तान लगता है। डिस्कस हाँ जी। कर रहे थे लोग हाँ सारे, जी। तो अपना व्यूज बता रहे थे जी, मैं देख रहा था, सुन रहा था। हाँ जी, शुक्रिया आपका। आपके दो प्रोग्राम आपने मुझे की दिए हैं, एक पूरा प्रोग्राम हमने ऑन एयर कर दिया है। ये नाजरीन, बहुत कम लोगों को पाकिस्तान में LLM की जो डिग्री है, हाई कोर्ट एडवोकेट,
वो हमारे साथ हैं, कानूनी मशवरे भी दिया करेंगे। इन्होंने कल जो MPO 3 है इसके बारे में बताया, एक और इन्होंने दफा बताई है कि जिसकी वजह से अगर कोई मजहबी इंतहा पसंद या कोई ग्रोह और उठता है उसके ऊपर भी एक दफा है, वो आने वाले प्रोग्राम में हम इनको दिखाएंगे। आखिर पे मैं आपसे ले लेता हूँ, ये जो सियासी जलसे जुलूस होते हैं बाजों को इजाजत दे देते हैं राणा साहब, तो बाजों को नहीं मिलती, तो बता सकेंगे कि क्या वजह है कि बाद सियासी पार्टियों को तो कहा जाता है दफा 144 है, तो अब ये तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं मिली, तो इस बारे में कुछ कानूनी तौर पे बता सकेंगे बगैर पार्टी के नाम लिए? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा। दफ़ा 144 जो है ना, उसका काफ़ी उसके जो है ना उसकी जो है ना सब सेक्शंस हैं, जिसकी जिसको काफ़ी लंबी वो जो है ना उसमें जो है ना कानून को या जो भी है जो कंट्रोल चीज़ें की जाती हैं उनको कम्प्रीहेंसिव जो है उसमें बयान किया गया है। वो मुख्तलिफ हालात का तकाजा होता है, उसकी वजह से जो है ना वो उसका सूबाई गवर्नमेंट जो है ना उसको जो है ना वो नाफिज करती है। तो वो जो अब जो चल रही थी प्रैक्टिस हमारी पाकिस्तान में सियासत की और इलेक्शन की, तो उसमें सियासी जलसों और जुलूस और मजहबी इंतहा पसंदी फिरका वाराना इस तरह की बातों की वजह से वो सारा कुछ मिक्स ही था। तो दफ़ा 144 का नफाज था, तो वो कह रहे थे कि कोई इतने बड़े जलसे जुलूस सियासी नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें हैं ना, कुछ तबकात के लिए मखसूस चीज़ें उनको कंट्रोल करने के लिए इस सेक्शन का सहारा लिया जाता है, तो इसका जो है ना नफाज किया जाता है। तो साथियों, मैं देख रहा हूँ टाइम के करीब करीब है। कोई अगर दो दो चार चार अल्फाज कहना चाहते हैं, इख्तितामी अल्फाज, बासत साहब, मनीर साहब, राणा साहब, ताकि प्रोग्राम आपने भरपूर दिया, आपका शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? 2-2 मिनट तो एक काफी है जी, इख्तिताम बताइएगा। इख्तितामी अल्फाज यही हैं अब कि आप दुआ करें कि जो इलेक्शन होने हैं अब सेनेटर्स के और जो हैं सदर का, क्योंकि उसका शेड्यूल तो अनाउंस हो गया है, और इधर से महमूद अकबरी साहब और उधर से जो हैं वो उनके जरदारी साहब हैं, इन दोनों में मुकाबला होना है। अगरचे पता तो हमें है कि क्या होना है, लेकिन बहरहाल ये दुआ करें कि अभी जो है ये आपस में ज़्यादा उलझे ना, क्योंकि ये जिस तरह अभी कुछ चीज़ें ये कहते हैं जो कानून जानते हुए भी गैर कानूनी बातें करते हैं। और गौर साहब ने जो है स्पीकर से मुतालबा कल किया था, जो मतलब ये नाजायज़ मुतालबा था कि जी आप हमारे वो 23 मकसूद जिससे जो है उनको बुलाएं यहाँ, और उन लोगों को यहाँ बुलाएं। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनको पढ़े लिखे लोग हैं, इनको वहाँ जांच पड़ताल करके जो है बात करनी चाहिए। तो इस तरह की बातें में वक्त ज़ाया होता है। जिसका जब स्पीकर ने फिर जिसका जवाब उनको दे दिया कि ये नहीं हो सकता, फिर वो चुप करके बैठ गए। एक पढ़े लिखे आदमी से, एक बैरिस्टर से ये बात की तवक्को नहीं की जा सकती कि वो ऐसी चीज़ें उनसे मंगवाने की कोशिश करे जो गैर कानूनी हो। जो गैर कानूनी है, आखिर में आपने दुआ भी दी कि सारे काम मरहलावार दुरुस्त हो जाए मुल्क पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। मैं देखता हूँ नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने भरपूर गुफ्तगू की, बासित साहब से की, मनीर साहब से की, और राणा ज़ीशान साहब ने अपने आखिर में चंद एक अल्फाज के। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और जो नाजरीन मैं आपको ले नहीं सका लाइव में, तो बड़ी माजरत मैं चाहता हूँ। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। नसीर को इजाज़त दीजिए, हो सकता है रात को मुलाकात हो। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।